फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी क्या है, इस बात को समझना, और इसको समझना बहुत आसान है। ठीक है, एक एक चीज समझना। पहला होता है फेज और दूसरा होता है कंट्रास्ट। और माइक्रोस्कोपी का तो मतलब पता है, वो सेम है। छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोपिक या जिनका डायमीटर माइक्रोमीटर में है, उसको हमें देखना है ना। जिनका साइज माइक्रोमीटर में है, हमें उनको बड़ा करके देख लेना। ये माइक्रोस्कोपी का मेन कंसेप्ट है। तो एक वर्ड तो समझ गए। अब सर ये फेज और कंट्रास्ट का मतलब नहीं समझ पा रहे, तो पहले फेज और कंट्रास्ट का मतलब समझते हैं। अब देखो, कोई एक सेल होती है, ठीक है, कोई एक सेल है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, उस सेल के अंदर गोल्जी बॉडी है ना, उस सेल के अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मान लिया, ऐसे कुछ भी बना ले रहे, अलग अलग तरीके से लाइसोसोम है, अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनेल्स है। बोलो भाई, हर सेल ऑर्गेनेल का अपना एक मैट्रिक्स होगा, हर सेल ऑर्गेनेल की अपनी मेम्ब्रेन होगी, है ना। इवन सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म बचा हुआ है ना, उसका भी एक अपना मैट्रिक्स होगा, और उसकी भी अपनी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो बहुत सारी चीजें पाई जा रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जा रही है, मैट्रिक्स पाया जा रहा है। मान लिया क्लोरोप्लास्ट है, अब क्लोरोप्लास्ट में भी आप खुद ही देख लो, क्लोरोप्लास्ट आपको दिख रहा है, क्लोरोप्लास्ट को बड़ा करके देख रहे हैं, तो उसके पास अपने खुद के थैलाकॉइड है। अब थैलाकॉइड के अंदर अपनी अलग मेम्ब्रेन है, थैलाकॉइड की खुद की मेम्ब्रेन है ना, थैलाकॉइड है ना, स्ट्रोमा लैमेली है, फिर थैलाकॉइड से जुड़ा हुआ है ना, उसके अंदर छोटे छोटे क्लोरोफिल के पिगमेंट्स रखे हुए हैं, इनका अपना खुद का स्ट्रोमा है। अब बात समझो मेरे भाई, ये सब जो अलग अलग कंपोनेंट बता रहे हैं, अलग अलग तरह के मैट्रिक्स से, अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनेल, है ना, उनका फर्दर अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखो, सबकी अपनी अपनी थिकनेस होगी। क्यों भाई, सबकी क्या अपनी अपनी थिकनेस होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। सबकी अपनी अपनी थिकनेस होगी, और सबका अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, सबका अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। मेरे भाई ऐसे समझो, मान लिया एक कप एक कप पानी ले लिया, 2 कप ले लिया, एक कप अलग है सप्तऋषि भाई, और एक कप जो है वो अलग है ना, 2 कप ले लिए मैंने, 2 कप चाय, दोनों में बराबर मात्रा में पानी है, दोनों कप सेम थी। एक कप में मैंने 1 स्पून चीनी डाली, और दूसरे कप में 2 स्पून चीनी डाल दी, एक में 1 और एक दूसरे में 2 स्पून चीनी डाल दी। अब आप लोग खुद सोचो, 1 स्पून वाला जो चीनी का सोल्यूशन बनेगा, शुगर सोल्यूशन बनेगा, वो पतला होगा, और जो 2 स्पून वाला होगा वो गाढ़ा होगा। क्या दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो जाएगा? हाँ सर, अलग अलग हो जाएगा। एक्चुअली में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है। तो अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स, उनके अंदर के मैट्रिक्स का, सेल ऑर्गेनेल की जो थिकनेस है वो अलग हो सकती है, और उनके अंदर मैट्रिक्स का, या साइटोप्लाज्म के मैट्रिक्स का, या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का, या क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स दैट इज स्ट्रोमा का, है ना, सबके मैट्रिक्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी अलग होगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बताएं भाई जल्दी, क्या सबको इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हमारा काम क्या है, हमारा परम कर्तव्य ये हो रहा है कि फेज कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है ये समझ में आना चाहिए। फेज कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है ये समझ में आना चाहिए, तभी ना हम लोग उसका एग्जैक्टली जो यूज है वो समझ पाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो फेज कंट्रास्ट का क्या मतलब होता है? शिवानी मैम आज आई हैं बहुत दिन के बाद, इनकी थोड़ा तबीयत खराब थी, तो मैम जो भी आपका कंटेंट सेल सिग्नलिंग वाला छूट गया है, वो नोट्स की एक पूरी प्लेलिस्ट है वीडियोस की, उसको खत्म करिए एक्स्ट्रा टाइम दे करके, फिर हमसे क्वेश्चन पेपर मांगिए, आप लोग भी क्वेश्चंस करिए सॉल्व। ठीक है, अब बात समझिए। अब लाइट चली, अब लाइट चली ऐसे, मान लिया यहाँ से फोकस से लाइट स्टार्ट हुई, अब ये लाइट स्टार्ट हुई यहाँ से, बात समझो, लाइट स्टार्ट हो गई, सब सारी की सारी वेव है जो एक ही तरह से चल रही है ना। मान लिया एक लाइन से लाइट, बाद में लाइट वाइट बड़ी फिजिक्स लग जाती ना, हाई फाई बातें हो जाती है। इसको बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, है ना, फिजिक्स से कहीं दूर इस पे आ जाते हैं। ठीक है, अब मान लिया लाइट चली यहाँ से, ये लाइट छोड़ दिया हमने, मान लिया 4 बच्चे चले यहाँ से, 4 बच्चे चले, ए बी सी और डी। मान लिया चारों बच्चों की स्पीड जो है सेम है, चलने की स्पीड सेम थी, चलने की स्पीड सेम थी, लेकिन एक बच्चा जो है, एक बच्चा खुली गली में चल रहा है एकदम, एक बच्चा जिस गली से पार हो रहा है, जिस लेन से निकल गुजर रहा है, वो बिल्कुल खाली है। वो लेन कैसी है मेरे भाई? खाली है बिल्कुल,
ये लेन बिल्कुल खाली है, इस लेन से निकला। दूसरा बच्चा जिस लेन से निकला वो थोड़ा उबड़ खाबड़ है, उसमें पत्थर पड़े हुए हैं। तीसरा बच्चा जिस लेन से निकल रहा है उसमें बहुत लोग खड़े हुए हैं, बहुत भीड़ वाले एरिया से निकल रहा है ना। और चौथे वाले बच्चा जहां से निकल रहा है उसमें बहुत कीचड़ भरा हुआ है। और अब आप हमें ये बताओ, जो ये आ गया बढ़िया पॉइंट, जहां पे पहुंच करके, है ना, जहां पे पहुंच करके आपको तिरंगा मिलने वाला है, आपको ट्रॉफी मिलने वाली है, ठीक है, जहां पे पहुंच करके तिरंगा या ट्रॉफी मिलने वाली है। तिरंगा से याद आया, तिरंगा बैच स्टार्ट हो रहा है 17 से, है ना। तो आपके भाई जितने आरिफ सर या जो भी लोग हैं, है ना, आप लोग अपने अपने सब लोगों को बताएं। अभी देखिए पुराना एक स्टूडेंट है, नाम नहीं लेंगे उसका, अब आए हैं वो जो 21 वाले में आए थे। तो वो 21 वाले में 4-5 क्लासेस किए, अब वो आए, अब बोल रहे कि सर हमको वही 2 999 में दे दो। तो मैंने तो मना कर दिया। अब ये 4 999 हो चुका है। अभी जनवरी से ये 10,999, क्योंकि हमने देखा ना मार्केट में यही संध्या जी 16,000 का कोर्स है, इतना सारी सुविधाएं। और हमें नहीं लग रहा वो पर्सनल असिस्टेंस भी इतना करते होंगे, उनके पास बहुत सारा काम है, ठीक है। तो वो जनवरी से ये 10,000 मतलब 11,000 का हो जाएगा। अभी 4,999 बढ़िया कोर्स चल रहा है। तो जो भी आपके जानने वाले हैं उनको बताएं। अभी हम लोग का ऐप भी आ चुका है, ऐप मैंने पहले भी अनाउंस कर दिया है। आपके आपके प्ले स्टोर पे अभी मानो अभी देखो, उड़ान बाई डॉक्टर कुलदीप सोनी डालोगे, बढ़िया लोगो बना हुआ आ चुका है। डाउनलोड करना हो डाउनलोड भी कर सकते हो, लेकिन अभी उसमें कुछ भी नहीं है। बैक एंड पे बहुत सारा काम करना रह गया है, तो भी 2 4 5 दिन, या हमें लग रहा महीनों लगेगा, लेकिन इनिशियल फेज में 2 4 5 दिन लगने वाले हैं, ठीक है। चलिए भाई अब बताइए, ये जो था बिल्कुल खाली लेन है, इस लेन में हमने पत्थर डाल दिए, पत्थर पड़े हुए हैं, है ना, इस लेन में पत्थर पड़े हुए हैं। इस लेन में इंसान खड़े हुए हैं, बहुत सारे इंसान खड़े हुए, भीड़ है, ये भीड़ वाली लेन है ना। और इस लेन में क्या हो रहा है, इस लेन में कीचड़ पड़ा हुआ है, ये देखिए यहाँ कीचड़ पड़ा हुआ है, ये देखिए यहाँ कीचड़ पड़ा हुआ है। अब बताइए कि चारों बच्चे एक साथ यहाँ पहुंचेंगे या अलग अलग समय पे पहुंचेंगे, जल्दी बतलाएं। क्या चारों बच्चे एक साथ पहुंचेंगे या अलग अलग पहुंचेंगे? थम्स अप है या थम्स डाउन है? सबका पहुंचने का टाइम एक साथ है ना। हरिओम कह रहे हैं चारों बच्चे एक साथ पहुंचेंगे। अगर एक साथ पहुंचेंगे तो थम्स अप है, और एक साथ नहीं पहुंचेंगे तो थम्स डाउन है। बताओ भाई, थम्स डाउन होना चाहिए, ठीक है। सब लोग एक साथ नहीं पहुंचेंगे। ऐसे ही लाइट चलती है, ऐसे ही तरुण जी, ऐसे ही लाइट चलती है। अब मान लिया ये ऑब्जेक्ट, इससे लाइट चली, अब लाइट चली, अब किसी सेल के अंदर गई, सेल के अंदर पहुंची। अब सेल के अंदर बड़ा अलग अलग तरह के माहौल है। कुछ लाइट जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर गई, कुछ लाइट जो है वो पता चला बच बच के निकली, कहीं नहीं गई, सीधे निकल गई। कुछ मैट्रिक्स के अंदर गई, है ना। कुछ हो सकता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से टकराए, कुछ हो सकता है गोल्जी बॉडी से टकरा जाए, कुछ हो सकता है क्लोरोप्लास्ट से टकरा रही हो। तो जब टकरा रही है तो सबका अलग अलग, सब क्या कर रहे हैं, अलग अलग फेज में एंटर हो रहा है ना। सबको क्या कर रहा है, सारी की सारी लाइट अलग अलग तरह की वेव्स, अलग अलग तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटेनिंग सब्सटेंस के कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो सबका पाथ लेंथ अलग अलग हो गया। अब ये जो कीचड़ वाला आ रहा था, सोचो ये यहां से दौड़ा तो क्या सिर्फ दौड़ता रहेगा, तब तो बिल्कुल फिसल के पहुंचेगा। तो इसको यहां से दौड़ के फिर यहां से इधर आना होगा, और फिर यहां से यहां जाना होगा, ये तरीका होगा, है ना। हालांकि यहाँ पर जो है इस वाले केस में लाइट डेविएट नहीं होती, चलती वही है, बस स्पीड कम ज्यादा हो जाती है, स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, या रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है ना। तो ये कहानी हुई। तो अब हुआ क्या, लाइट जो है जो लाइट चली, है ना, जब इसके अंदर पहुंची तो उसका पाथ लेंथ हो गया चेंज, सबका पाथ लेंथ हो गया चेंज। अब हम लोग समझते हैं सर फेस क्या है, फेस क्या हो गया। मान लिया ये जो लाइट चली ये ऐसे चली, ऐसे, नजारा देखिए आप, तरुण जी नजारा देखिए, और अपने जो साथी हैं उनको बतलाइए भैया, थोड़ा सा ऐड वेड करिए, आप ही लोग टीम है। ये देखिए, अब दूसरी रेस भी ऐसे ही चली थी, ठीक है। थोड़ा सफाई कर ले, थोड़ा सा सफाई कर ले, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना भी। टॉपिक भी बड़ा है और इस टॉपिक को समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं। अब ये जो दूसरी लाइट यहाँ से चली, है ना, इसको हटाते हैं। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, आइए देखते हैं।
अब ये जो दूसरी लाइट भी चली ये भी साथ में चली, ऐसे हम लोग मान लेते हैं ये भी साथ में चली, ये जो थी ये भी साथ में चली, सब साथ में चल रही थी। लेकिन हुआ क्या, अगर इनके रास्ते में थोड़ा सा आगे पीछे अगर हो जाए, क्यों आगे पीछे हो जाएंगे, अगर साथ में चलेंगे तो क्या ये साथ में चल के ऐसे आपस में मिल जाएंगे? बोलिए, क्या ये साथ में ऐसे मिल जाएंगे आपस में? ये देखिए मिला रहा हूं मैं, नजारा देखिए, शक्तियां देखिए ऐसी, ये जो मिल रही है इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। होता क्या है, ये जब रेज आपस में चलती हैं, है ना, ये रेज आपस में चलती हैं तो इनमें होता है इंटरफेरेंस। तरुण जी और सब लोग ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं, मतलब दो रेज जब आपस में टकराती हैं, इस टकराने के इवेंट को बोलते हैं इंटरफेरेंस। ठीक बात है, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। मान लिया कोई आगे निकल गई और कोई पीछे निकल गई, कोई आगे निकल गई और कोई रेस पीछे निकल गई, मान लिया ये कोई रेस थोड़ा पीछे ही रह गई थी। अब टकराने का लहजा देखिए जरा आप, एक टकराने का तरीका हम लोग बनाते हैं ऐसा, बड़ा मजा आ जाएगा, ये तो बहुत अच्छी चीज है समझाने के लिए ना। और दूसरा एक तरीका और बनाने जा रहा हूं मैं, ये देखिए ऐसा, और इसको कर देते हैं, हटा देते हैं। अब जो थोड़ा सा पीछे या आगे रह गई, मान लिया दो रेस थी, क्या किया, वो अलग अलग से ऑर्गेनेल में ट्रेवल कर रहे थे, ये रे, ये दोनों रे है, रे A1 है, रे 2 है, ये हो गई थोड़ा सा पीछे, इसको हम थोड़ा पीछे कर दे रहे हैं या थोड़ा आगे कर दे, जो जिसमें आपको खुशी मिल जाए, जिसमें आपका शरीर खुश हो जाए। ठीक है, ये मान लो ये मैंने थोड़ा आगे कर दिया। ठीक है, अब बताओ, जब ये रे आपस में आगे जाके टकराएंगी, ये वाली केस में, ये केस 1 है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया तरीके से चीज आपको आज क्लियर हो जाएगी। और ये केस 2 है। केस 1 में जब रेस, है ना, केस 1 में रेस जब आपस में टकराई, ठीक है, ये रे ए हो गई, ये रे बी हो गई, ये ए हो गई और ये बी हो गई, या एक्स हो गई, ये वाई हो गई। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हुआ क्या। एक्स रेज में हुआ क्या, हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स रेज में ये और ये दोनों सेम है। ये जब ऊपर जा रही, बिल्कुल सरल भाषा में, बायोलॉजी भाषा में समझो, ज्यादा फिजिक्स नहीं, जब ये ऊपर जा रही है ना, जब ये ऊपर जा रही है तब ये भी ऊपर जा रही है, जब ये नीचे आ रही है तब ये भी नीचे आ रही है। हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों रेज सेम फेज में है। हियर द फेज ऑफ द ए एंड बी हैव बोथ, sorry, here the phase of the A and B rays are similar या सेम, सिमिलर नहीं बोलना चाहिए बल्कि सेम बोलना चाहिए, सेम है। बोलो भाई, ए और बी की फेज सेम है, क्या ये बात बोली जा सकती है? बोलिए भाई, क्या ये बात बोली जा सकती है कि ए और बी की फेज सेम है, क्योंकि ये जब ऊपर जा रही तब ये नीचे जा रही है ना? बोली जा सकती है भाई, ये दोनों की फेज सेम है। लेकिन इसमें जरा फेज देखो, इस केस में जरा फेज देखिए, ये जब नीचे आई है तब ये वाली फेज ऊपर चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि ये रास्ते में कोई हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडिया को पार करके आई, जिसके कारण इनकी चाल हो गई थोड़ी स्लो, तो अब इनका फेज हो गया डिफरेंस, इसको बोलते हैं फेज में हो गया डिफरेंस। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं एक्स और वाई, यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्स और वाई का फेज सेम नहीं है। ठीक बात है, एक्स और वाई का फेज सेम नहीं है। जब एक्स वाई का फेज सेम है तब क्या होता है, अब जब ऐसी दो रेस जिनका फेज सेम होता है, और वो जब आपस में टकराती है, टकराने की प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं मेरे भाई, टकराने की प्रोसेस को बोलते हैं इंटरफेरेंस। जब वो आपस में मिलती हैं तो इस तरह का इंटरफेरेंस हुआ, इस इंटरफेरेंस को बोलते हैं, मतलब जब A प्लस बी हुआ, इस केस में अगर देखा जाए, जब A प्लस बी हुआ, A प्लस बी, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको अलग कर देते हैं, अब करके ही दिखा दिया जाए, पूरा करके ही दिखाया जाए तब मजा आएगी। ठीक है, अब सही है, चलिए अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इन दोनों को मिलाने जा रहे हैं। देखिए नजारा, जब हमने A प्लस बी किया, जैसे हमने A प्लस बी किया, A और B को मिलाने जा रहे हैं, A प्लस बी करते हैं, तो होता क्या है, इन दोनों की
ये देखिए नजारा, ठीक है। ये दोनों जब ये a प्लस बी किया, इस केस में क्या किया हमने, a प्लस बी कर दिया है। जब a प्लस बी होता है, जब दोनों वेव की फेज सेम है और a प्लस बी किया, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से हुआ क्या, इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से हुआ क्या, ये जो है ये ऐसे हो गई, दोनों मिल गई, एक ही फेज में थी। नहीं समझ में आया मेरे भाई, समझो मेरे भाई। एक आदमी है, इमेजिन कर लो, एक आदमी बढ़िया खूब स्पीड में गाड़ी चला के जा रहा था इस दिशा में, पीछे ट्रक आ रही थी, वो भी चलती हुई आ रही इसी दिशा में, इससे इसकी टकराएगी तो क्या इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक आदमी है, वो इस दिशा से आ रहा है और ट्रक इस दिशा से आ रही हो अपोजिट, और अब टकराएगी तो क्या होगा, अब क्या होगा, अब टकरा जाएगी गाड़ी तो क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी, घट जाएगी, घट जाएगी। इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। इस फेज में अब देखो क्या होने वाला है, इसमें क्या होगा, इस केस में अगर हम लोग देखें, इन दोनों को मिला दिया जाए, इन दोनों को अगर मिलाया जाए, एक्स और वाई को, एक्स और वाई साहब को मिलाया जाए, ठीक है। अगर एक्स वाई को मिलाया जाए तब क्या होगा, एक्स प्लस वाई अगर हम लोग करें, है ना, तो क्या होगा, इन दोनों को मिलाने की थोड़ी सी कोशिश करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हेड टू हेड टकराव होगा, इंटरफेरेंस हेड टू हेड होगा, ये टकराएंगी ऐसे, देखो ये टकरा रही है, टकराने से क्या होगा, ये वेव जो है वो छोटी हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फेज कंट्रास्ट का। अब ये कैसी दिखने जा रही है, अब ये दिखने जा रही है कुछ x प्लस वाई के केस में क्या बनने जा रहा है, x प्लस वाई के केस में क्या बनेगा, ये कुछ ऐसी हो जाएगी। इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या सब लोग को डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझ में आया, जल्दी जल्दी बतलाएं। ठीक बात है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझ में आ गया है, ठीक बात है, ठीक है। अब हुआ क्या मेरे भाई, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझ में आया, फेज का मतलब समझ में आया, फेज का मतलब समझ में आ रहा है। जब दो वेव एक ही फेज में चल रही थी और उनके बीच में कोलिजन हुआ, टकराने को बोलते हैं इंटरफेरेंस हुआ, देन देयर इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। और जब दोनों अलग फेज में थी, डिफरेंट फेज में थी, तो टकराई, तो उनमें क्या हुआ, उसमें क्या हुआ भाई, उसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। अब उनके बीच में अंतर कितना है डिपेंड करता है कि डिस्ट्रक्शन कितना होगा, उनके बीच में अंतर कितना है ये डिपेंड करता है डिस्ट्रक्शन कितना होगा। मतलब ये बहुत आगे निकल गई, कितना आगे निकल गई, ये डिपेंड करता है। यही मेन बेसिक है आपका फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का। अब चलिए सब पढ़ते हैं लैंग्वेज। अब लैंग्वेज पढ़ेंगे, तुरंत समझ में आएगा, ठीक है, तुरंत समझ में आएगा। क्या बोल रहा है, कन्वर्ट स्मॉल फेज डिफरेंस इन लाइट, है ना, छोटा छोटा डिफरेंस आएगा, छोटा छोटा डिफरेंस का मतलब क्या हो रहा है, छोटा डिफरेंस का मतलब क्या हो रहा है, जैसे इस वाली वेव को हमने उठाया, इस वाली वेव के इनका रास्ता थोड़ा सा ये स्लो हो गया या फास्ट हो गया, थोड़ा सा, देखो थोड़ा सा मैंने किया, ये वेव जो भी फेज डिफरेंस हुआ थोड़ा सा हुआ, अभी मैंने थोड़ा और आगे बढ़ाया इसको, अब क्या हो रहा है, फेज डिफरेंस और ज्यादा हो रहा है। बोलो भाई, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। फेज डिफरेंस कितना होगा कितना नहीं होगा वो डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर जो भी आपका टारगेट सेल ऑर्गेनेल है ना, उसके मैट्रिक्स का मोटाई कितनी है, उस सेल ऑर्गेनेल की थिकनेस कितनी है, और उस सेल ऑर्गेनेल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है। तो अलग अलग सेल ऑर्गेनेल की थिकनेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो सकता है, जिसके कारण अलग अलग तरह का फेज डिफरेंस तैयार होने वाला है, ठीक है। कन्वर्ट्स स्मॉल फेज डिफरेंस इन लाइट passing through the different parts of the specimen into difference in image intensity। अब बात समझो, अब मान लिया कि जब कंस्ट्रक्टिव हुआ इस वाले केस में तो लाइट की इंटेंसिटी जो थी वो बढ़ गई, इस वाले केस में लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई। बात समझो, जब लाइट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करी तो इंटेंसिटी बढ़ गई, और इंटेंसिटी बढ़ गई तो फील्ड कैसी हो गई, ब्राइट। फील्ड कैसी होगी मेरे भाई, ब्राइट फील्ड बनी, उस एरिया में चमकदार दिखा। मान लिया ये कहां से आया था साहब, ये आया था सर साइटोप्लाज्म से होकर के, इसलिए ऐसा दिखा था। अब मान लिया कोई लाइट आ रही थी माइटोकॉन्ड्रिया से, और वहां से आकर के लाइट पार करके आई, तो वहां पर फेज में आया अंतर, और वो लाइट जब टकराई, वो लाइट जाकर के टकराई, इंटरफेरेंस हुआ, तो वहां पर वेवलेंथ कम हो गई, इंटेंसिटी हो गई कम, तो यहाँ पर जो फील्ड कैसी बनी, डार्क बनी। तो ओवरऑल हुआ क्या कि कुछ ब्राइट, कुछ डार्क,
कुछ बहुत डार्क, कुछ थोड़ा डार्क, कुछ बहुत ब्राइट, कोई कम ब्राइट, इस तरह से अलग अलग फेज बन गई। इन फेजेस से कंट्रास्ट तैयार हुआ, डार्क बहुत डार्क, लाइट बहुत लाइट, बहुत ज्यादा डार्क, बहुत ज्यादा लाइट। बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो ना? इससे एक इमेज जनरेट हुई। इससे क्या हो रही है? एक इमेज जनरेट हो रही है। इस इमेज को बोलते हैं फेज कंट्रास्ट इमेज। क्या सबको यानी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बेसिक प्रिंसिपल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लैंग्वेज तो आ ही जाएगा, लैंग्वेज कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये इसका मेन बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, चलिए लैंग्वेज कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। बोला कन्वर्ट्स स्मॉल फेजेस डिफरेंस इन लाइट पासिंग थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पेसिमेन इनटू डिफरेंस इन इमेज इंटेंसिटी या ब्राइटनेस। ठीक बात है। फेज डिफरेंस arises mainly because different parts of the specimen, यहाँ पे सेल लेके चल सकते हैं, have different thickness and refractive index, है ना? अलग अलग स्पेसिमेन के पार्ट्स की थिकनेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। द की कॉन्सेप्ट इज ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ओपीडी, सही ना? ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या होता है? ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्यों हुआ? क्योंकि फेज में चेंज हुआ। फेज में चेंज क्यों हुआ? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थिकनेस में चेंज हुआ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थिकनेस में चेंज हुआ, जिसके कारण उनका ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हुआ चेंज, और ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस में चेंज आया जिससे उनका फेज चेंज हो गया। ठीक है, ओपीडी डिपेंड्स ऑन बोथ थिकनेस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब वही बार बार लिखा जाता है और यही तरीका ही है लिखने का, लेकिन समझने का तरीका क्या है कि इसको आपको 2, 4, 5 लाइन में, मतलब एक पेज में तीनों नोट्स आपका शॉर्ट नोट तैयार हो जाना चाहिए एक सिंगल पेज में। चलिए भाई देखते हैं आगे। बोला ओपीडी इज इक्वल टू टी, टी मतलब थिकनेस, है ना? एन स्पेसिमेन, एन स्पेसिमेन, एन का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? एन का मतलब हो रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्पेसिमेन माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जो मीडियम है उसका, है ना? फेज डिफरेंस हुआ, फेज डिफरेंस से हुआ क्या? इंटरफेरेंस हुई, इंटरफेरेंस अलग अलग तरह की हुई, जिससे इंटेंसिटी डिफरेंस हुआ, और लाइट में क्या हुआ? विजुअल कंट्रास्ट देखने को मिला। क्या सबको बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? शिवांगी जी आई हुई है, शिवांगी जी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था टेस्ट में, नंबर कम है बट ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है। एक बार फिर से करिए और हमसे अदर क्वेश्चंस मांगिए। अब मांगेंगे तब देंगे, जो ऑलरेडी अनसॉल्व में दिए गए हैं, है ना? अनसॉल्व में सारे क्वेश्चंस है, उनकी मैंने लिस्ट बनाई है 25-30 क्वेश्चंस की, वो देंगे। और इसके बाद एक और अभी सेल सिग्नलिंग का टेस्ट लेंगे, एक और सेल सिग्नलिंग का टेस्ट लेंगे। शिवांगी तैयार हो जाओ उसके लिए। थोड़ा टाइमिंग का इनको दिक्कत हो रही है, तो क्या किया जाए, थोड़ा सा देखते हैं, जब भी हम लोग और अर्ली का स्टार्ट करेंगे तुमको उसमें इंक्लूड कर लेंगे। यूज एंड एनुलर डायाफ्राम। अब ऑप्टिकल कंपोनेंट तो फर्जी बातें हैं, लेकिन देख लेते हैं। इसमें एक एनुलर डायाफ्राम यूज किया जाता है। चलिए इनकी फोटो देखते हुए चलेंगे, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। फोटो लगा लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका डार्क फील्ड का, और ये कौन सा हुआ भाई? ये हुआ आपका, हाँ ठीक है, फेस कंट्रास्ट की फोटो। ठीक है, यहाँ पर क्या यूज होने जा रहा है मेरे भाई? देखो जरा, इंस्ट्रूमेंटेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। यूज एंड एनुलर डायाफ्राम या एनुलर स्टॉप इन द कंडेंसर टू प्रोड्यूस एनुलर इल्यूमिनेशन, है ना? यहाँ पर एनुलर, एनुलर का मतलब रिंग लाइट, छल्ले जैसा, है ना? छल्ले जैसा एक डायाफ्राम यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो लाइट पास होके जाए वो रिंग वाली ही लाइट पास हो। जैसे लेजर में देखो, एक आपको लगेगा रिंग मैनर पर गोल गोल, लेजर जहाँ पे फोकस करेगी आपको गोल दिखेगा, है ना? वो गोल दिखेगा बिल्कुल लेजर अगर, है ना? तो ऐसा कहानी। अब वो बात अलग है कि उस लेजर के आगे कोई इमेज लगा दो, वो ट्रांसमिट हो जाए, तो अलग अलग शेप के भी लेजर बनाए जा सकते हैं, है ना? लेकिन जो लेजर लाइट एग्जैक्टली निकलती है वो कैसी होती है? वो एनुलर रहेगी वहां पे। तो ऐसे यहाँ पे एनुलर लाइट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ना? लाइट पासिंग थ्रू द स्पेसिमेन इज डिवाइडेड। अब लाइट जो होगी वो दो तरह से स्पेसिमेन को पास करेगी। एक होगी डायरेक्ट, एक जो है जो स्पेसिमेन को पार करी सीधे निकल गई, उसकी फेज में ज्यादा चेंज नहीं आया। और कुछ जो हो गई टकरा के डिफ्रैक्ट हो गई, डिफ्रैक्शन आया वहां पे, है ना? डिफ्रैक्शन आया या स्कैटर्ड हो गई, स्कैटर्ड हो गई। अब फेज प्लेट,
या फेज रिंग। अब इसके बाद देखो यहाँ पे फेज प्लेट या फेज रिंग दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये फेज प्लेट या फेज रिंग है ना, फेज प्लेट या फेज रिंग है। और बैक फोकल प्लेन है। बैक फोकल प्लेन जरा नजारा देखना, बैक फोकल प्लेन किसको बोला गया है। बैक फोकल प्लेन का मतलब क्या है, जो फोकल पॉइंट है उसके पीछे की तरफ प्लेन एरिया जहां से लाइट पास हो रही है, ये वाला एरिया। ठीक है, हम इसको ब्लैक नहीं कुछ और कलर कर दे, क्या कर दे, रेड कर दे रहा है। ये वाला एरिया, ये आपको, अरे साहब गड़बड़ हो गई। अब ठीक है, ये इसको हम लोग रेड करके देखते हैं, ये वाला एरिया, ये एरिया। ठीक है, इसको बोले बैक फोकल प्लेन। अब यहां से जब लाइट पास होगी और ऑब्जेक्टिव पे दिखेगी तो अलग अलग टाइम पे लाइट आएगी। जब अलग अलग टाइम पे आएगी, जिसका सबसे अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट आएगी। अलग अलग टाइम पे क्यों आएगी और अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट क्यों आएगी, जस्ट बिकॉज डिफरेंस इन द फेज एंड आल्सो ड्यू टू द इंटरफेरेंस, है ना। द फेज प्लेट selectively phases shift and attenuate the direct light, है ना, attenuate the direct light। अब हो क्या रहा है, फेज प्लेट में क्या हो रहा है कि डायरेक्ट लाइट जो आ रही है उसको एटीन्यूएट का मतलब होता है कम कर देना, है ना। बुक इस लैंग्वेज है थोड़ा सा, लेकिन आपको समझ लो, एटीन्यूएट का मतलब क्या होता है, कम कर देना, छीड़ कर देना, कम कर देना, मंद कर देना, और कैसे हिंदी बताई जाए, ये इसको बोलते हैं एटीन्यूएशन। ठीक है, तो आपने भी देखा ही था एटीन्यूएशन कहां पर हो रहा था, किस तरह के इंटरफेरेंस में एटीन्यूएशन हो रहा था, क्या सबको याद आ रहा है कि नहीं, किस तरह के इंटरफेरेंस पे एटीन्यूएशन हो रहा था। जी हाँ, बिल्कुल, किस पे हो रहा था, इंटरफेरेंस, किस तरह के इंटरफेरेंस पे हो रहा था, एक कंस्ट्रक्टिव हो रहा था और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे एटीन्यूएशन हो रहा था। ठीक है, the phase difference between direct and diffracted light is converted into intensity difference by interference, है ना। the phase plate introduce an additional phase shift, है ना। अब फेज प्लेट का काम और है कि फेज में और एडिशनल शिफ्टिंग आ जाए। कितनी आती है फेज प्लेट, कितनी शिफ्टिंग करता है, वेव लेंथ का 1/4। वेव लेंथ कितनी होती है भाई, एक 300 वेव लेंथ हम क्या बोलते हैं, है ना, 360 डिग्री पार करे। और 360 डिग्री का 1/4 कितना होता है, मेरे हिसाब से 90 डिग्री होता है। तो 1/4 बोलो या पाई अपॉन 2 बोल दो, एक ही चीज है ना। या लैम्डा अपॉन 4 बोल दो या पाई/2 बोल दो, एक ही बात है, ध्यान लगाना। ओवरऑल 90 डिग्री की बात हो रही है। ओवरऑल कितनी बात हो रही है, 90 डिग्री। क्या सब लोग को ये बात समझ में आ रही है कि लैम्डा अपॉन 4 को हमने 90 डिग्री क्यों बोला, क्योंकि लैम्डा 360 डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का हो रहा है यहाँ पर, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री। 90 डिग्री में फेज का चेंज हुआ है। फेज चेंज कितना हो जाए, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का फेज चेंज ले आता है कौन ले आता है, आपकी फेज प्लेट। तो फेज प्लेट का एक ये भी यूज हो रहा है। बोलो भाई, सबको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ये बात सबको समझ में आ रही है, ठीक बात है। सॉरी, इसको पाई/2 होना चाहिए था, पाई/2 होना चाहिए था। उसको मैं करेक्ट कर लूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे वर्डिंग में गलत हो गया। 1/4 लैम्डा लेंथ लिखा हुआ। एक बार ऐसे समझ लेना, मेन मुद्दा यह है कि 90 डिग्री में चेंज लाना है। ठीक है, मेन चीज किसमें लेके आना है, 90 डिग्री का चेंज करना है बस। ठीक है, बाकी इसको मैं करेक्ट करके आपको दे दूंगा। ठीक बात है, रुक जाओ, इसको जरा मार्क भी कर लेते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं ऐसे, इस एरिया को कनेक्ट करना। ठीक है, चलिए। द फेज प्लेट आल्सो एटीन्यूएट द डायरेक्ट लाइट टू इंप्रूव द कंट्रास्ट, है ना। डायरेक्ट लाइट को भी एटीन्यूएट करता है, उसकी भी फेज में चेंज करता है, कमी लाता है, जिससे कंट्रास्ट और अच्छा हो जाए। तो ओवरऑल कंट्रास्ट, फेज में चेंज करके कंट्रास्ट क्रिएट कर देना, फेज में चेंज करके कंट्रास्ट क्रिएट कर देना, इसी को बोलते हैं हम लोग फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। इतना आसान हो गया एक लाइन में। अब फेज क्या होता है ये आप लोग अपना समझ चुके हो, इसको मैंने आपको समझा दिया है। फेज में चेंज कैसे होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस कितने होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक सर कंस्ट्रक्टिव होता है, दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, एप्लीकेशन, ऑब्जर्वेशन ऑफ द लिविंग सेल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट स्टेनिंग। फिर वही कहानी, इसमें भी हम लोग लिविंग सेल को देख सकते हैं। क्वेश्चन आपके मन में आना कि क्यों देख सकते हैं, लिविंग को क्यों देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेनिंग की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पिगमेंट होने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे पिगमेंट होने की भी जरूरत नहीं है। स्टडी ऑफ द सेल मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, है ना। ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेल मोटालिटी एंड ऑर्गेनेल मूवमेंट, है ना। सेल की मोटालिटी और ऑर्गेनेल का मूवमेंट, ये भी यहाँ पर देखा जा सकता है इसके थ्रू, क्योंकि लिविंग को ही देख रहे हैं तो देख सकते हैं। देखो, एक बढ़िया सुंदर सी फोटो दिखाने की कोशिश की गई है फेस कंट्रास्ट में। ठीक है,
स्टडी ऑफ द सेल डिवीजन एंड क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग माइटोसिस, ये भी आराम से देख सकते हैं, है ना। अब अगर सोचो ये कहानी हम देखना चाह रहे हैं और स्टेनिंग करके देख रहे हैं, तो कहां से दिखेगी? स्टेनिंग करके देख रहे हैं, कहां से दिखेगी? या आपने अपना सेगमेंट जो काटा है, सेक्शन काटा है, वो ड्राई हुआ जा रहा है और करो हम लोग उसमें जरा क्रोमोसोमल लेवल पे चेंज करके देखना चाह रहे हैं, कैसे होगा? कहाँ पता चलेगा भाई, नहीं पता चलने वाला है। उसको देखना है तो फेस कंट्रास्ट में देखो बहुत अच्छे से, क्रोमोसोमल लेवल पे जो चेंज हो रहा है, क्रोमोसोम का शेप में चेंज हो रहा है, वो सब देख सकते हैं, है ना। एक्चुअली में ये भी होता है कि अलग अलग जो केमिकल्स है, अभी आगे चल के आप लोग रिसर्च करोगे, मान लिया कि कोई एक केमिकल, मान लिया कि कोई डिस्टलरी का वेस्ट वाटर है, डिस्टलरी इंडस्ट्री है, उसका वेस्ट वाटर है, उससे किसी पेड़ को, मान लिया प्याज की लीफ को ट्रीट किया जा रहा है, या प्याज को ग्रो कराया जा रहा है, उसको ये डिस्टलरी का वेस्ट दिया जा रहा है। समझो कितना प्यारा टॉपिक है ये। डिस्टलरी वेस्ट वाटर से ही उसको पानी दिया जा रहा है कि पानी तुम यही कचड़ा के लो, और एक को दिया जा रहा है बढ़िया प्यारा सा पानी, मिनरल वाटर दिया जा रहा है, और दोनों के क्रोमोसोम लेवल पे चेंज देखा जा रहा है। दोनों के क्रोमोसोम लेवल पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि डिस्टिलरी वेस्ट वाटर में अलग तरह के, बहुत तरह के जो टॉक्सिकेंट है, एडल्ट्रेंट्स है, वो जा करके क्रोमोसोम के शेप में, है ना, क्रोमोसोम के शेप लेवल पे बहुत सारा चेंज कर देंगे। उनके माइटोसिस की जो प्रोसेस है उसमें भी बहुत सारा मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंज करेंगे। अगर आप इसको देखना चाह रहे हो तो उसको किससे देख सकते हो? फेस कंट्रास्ट से। बोलो भाई। ऐसे भी बता सकते हैं, खूब लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि मेरे पास ऐसी ऐसी कंडीशन है, इस कंडीशन में हम ऐसे ऐसे सेल को देखना चाहते हैं, बताओ कौन सी माइक्रोस्कोप यूज करें। यूजफुल फॉर ऑब्जर्विंग डायनेमिक चेंजेस इन द लिविंग सेल, है ना, लिविंग सेल के डायनेमिक चेंजेस को भी देखने के लिए यूजफुल है। वही बात बार बार बताई जा रही है। प्रोवाइड गुड कंट्रास्ट फॉर ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन, ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन के लिए बढ़िया कंट्रास्ट क्रिएट करता है। अलाउ ऑब्जर्वेशन of the living cell without staining, useful for studying dynamic cellular process such as motility, है ना, ऑर्गेनेल मूवमेंट, सेल डिवीजन, ये सब इसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं। लिमिटेशन क्या है सर इसकी? इसके जीवन में भी तो कोई लिमिटेशन होगी। कैन प्रोड्यूस हॉलो आर्टिफैक्ट, हॉलो आर्टिफैक्ट भी दे सकता है। एक्चुअली में होता क्या है कि हॉलो आर्टिफैक्ट का मतलब क्या होता है? जब कभी ये जनरली ये लाइट, है ना, अलग अलग फेज की लाइट जब मार्जिन पे टकराती है, जब मार्जिन पे टकराती है ना, जब अलग अलग फेजेस की लाइट मार्जिन पे टकराती हैं, तो मार्जिन पे टकरा करके वो कभी कभी क्या कर सकती है? ब्राइट चमक भी दे सकती है ना, ब्राइटनेस भी दे सकती है, और कभी कभी क्या दे सकती है? कभी कभी क्या दे सकती है? वो डार्क भी हो सकती है उस एरिया पे। जबकि कोई कोई ऐसा ऑर्गेनेल नहीं है साइड पे मार्जिन पे टकरा करके वो उसको ब्राइट या डार्क कर दे रही है, ब्राइट या डार्क, ब्राइट कर दे रही है या डार्क कर दे रही है। आपको लगेगा कि यार ये तो फेज में चेंज होने के कारण हुआ, बस ऐसा नहीं हुआ। इट इज अ टाइप ऑफ हालो आर्टिफैक्ट, ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ हालो आर्टिफैक्ट अराउंड स्पेसिमेन बाउंड्रीज, स्पेसिमेन की बाउंड्रीज। तो ये एक बड़ी लिमिटेशन है कि बाउंड्रीज को बड़ा क्लियरली विजिबल नहीं कराता है। तो सर बाउंड्रीज को विजिबल करने के लिए क्या किया जाए? तो बाउंड्रीज को विजिबल करने के लिए और भी तरीके हैं। क्या किया जाए? कनफोकल किया जाए, यही पढ़ने का तरीका है। एक टेक्निक पढ़ो और उसमें लेके आओ कनफोकल, है ना। एक टेक्निक पढ़ो और उसके अंदर की प्रॉब्लम बताओ, फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, दूसरी टेक्निक है, तो कनफोकल किया जाए। बोलो भाई। तो कनफोकल करके हम लोग बाउंड्रीज देख सकते हैं बहुत अच्छे से। अभी जानेंगे आगे कनफोकल क्या होता है। थिक स्पेसिमेन में प्रोड्यूस कॉम्प्लिकेटेड पुअर क्वालिटी इमेज, नॉट आइडियल व्हेन वेरी डिटेल्ड 3D स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। 3D स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन अगर रिक्वायर्ड होगी तो ये बहुत अच्छी टेक्निक नहीं मानी जाती है। बोलिए भाई, सबको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये फोटो बनी हुई है, यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इस तरह से, है ना, इस तरह से हम लोगों का ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, है ना, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, और अभी अभी हम लोगों ने फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी भी कंप्लीट कर लिया है।